हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुलम के ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज हम बात करने वाले हैं अपना जीव जनन कैसे करते हैं उसके भाग 3 पर। ठीक है, इसके पहले हमने पहला और दूसरा भाग पढ़ लिया था जिसमें हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया था इसके पहले के सभी टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं जीव जनन कैसे करते हैं, इसका अगला टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। इसके पहले वाले भाग में हमने देखा था पुष्पों में लैंगिक जनन कैसे होता है, उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ाया था। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम अपना अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो हमारा है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे नर जनन तंत्र के बारे में पूरी तरह से, बेसिक से, एक तरह से कि किस प्रकार से पूरा नर जनन तंत्र का सिस्टम होता है। शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राशय और जो शुक्राशय होता है, उसके बाद जो शुक्राणु होते हैं, इन सब के बारे में, इनके कार्य क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नर जनन तंत्र। पहले तो देखते हैं कि नर जनन तंत्र होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, नर जनन तंत्र एक तरह से शुक्राणु का निर्माण, यानी नर जनन कोशिका जिसे कहते हैं, नर जनन कोशिका, नर जनन कोशिका जिसे क्या कहते हैं, शुक्राणु का निर्माण तथा इसे मादा या फिर इसे निषेचन के अंग तक पहुँचाने के लिए जो तंत्र यानी सिस्टम कार्य करते हैं संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाते हैं। नर जनन तंत्र कहलाते हैं। समझिएगा, नर जनन तंत्र क्या है, इसकी परिभाषा पहले कि नर जनन कोशिका क्या है, शुक्राणु का निर्माण, यानी इसका निर्माण और इसे निषेचन का अंग मतलब मादा में पाए जाने वाले अंग, वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो तंत्र कार्य करते हैं, उन सभी को संयुक्त रूप से, यानी उनको मिलाकर जो तंत्र निर्मित होता है उसे क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र। ठीक है, पहले ये परिभाषा आपको समझ आ गई। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो हमें समझना होगा। नर जनन कोशिका, शुक्राणु। देखिए, शुक्राणु यह एक ऐसी कोशिका है एक तरह से जो एक नई संतति को जन्म देने के लिए सहायक होती है। ठीक, उसका निर्माण से लेकर इसे निषेचन की प्रक्रिया किसे कहते हैं, जब नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका मिलते हैं तो उसके बाद जो प्रक्रिया होती है उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद भ्रूण विकसित होता है, वही भ्रूण विकसित होकर आगे चलकर एक बच्चे के रूप में विकास करता है और ये संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाता है। इतनी बातें आपको समझ आ गई, तो अब हम देखते हैं आगे कि इसका चित्र कैसे बनता है। बाकी धीरे धीरे इसके कार्य पढ़ेंगे और फिर सभी अंगों के बारे में हम बारी से पढ़ेंगे। और चलिए, इसको हटाकर हम चित्र बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसको लिख चुके होंगे आप लोग। ध्यान दीजिएगा।
ये हमारा जो है इसे कहते हैं वृषण कोश, ध्यान रखिएगा, वृषण कोश, और इसे कहते हैं वृषण। उसके बाद जो यहाँ ऊपर आपको बनाया जा रहा है ये है शुक्रवाहिनियाँ, ठीक है। यह है आपका मूत्राशय, जहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है, इसे कहते हैं मूत्रवाहिनी। ध्यान दीजिएगा, यह वृषण कोश है जिसमें वृषण सुरक्षित रहता है, ठीक। और यह जो वृषण कोश है, जो शुक्राणु होते हैं उनको निर्माण के लिए शरीर से कम तापमान चाहिए होता है, इसलिए हमारे उदर यानी पेट के बाहर, ठीक, पेट के बाहर उसके निचले स्थान पर होते हैं, जहाँ पर मानव शरीर से तापमान जो होता है, मानव शरीर का तापमान उससे कम तापमान यहाँ पर होता है। तो इसको, ये जो वृषण कोश है आपका, यह वृषण को वह तापमान प्रभावित देता है, एक तरह से सुरक्षित करता है, जिससे वह शुक्राणुओं का निर्माण कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से आपकी जो शुक्रवाहिनियाँ हैं, यह क्या करती हैं, इस वृषण कोश से इसको लेकर जाती हैं, शुक्राणु को, शुक्रवाहिनी। यहाँ पर जो है आपका ये है शुक्राशय, ध्यान रखिएगा, यहाँ से शुक्राणु जाते हैं और यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, ये क्या है, शुक्राशय। और ये जो है ये है प्रोस्टेट ग्रंथियाँ, प्रोस्टेट ग्रंथि, यहाँ पर जो आपको दिख रही है, ठीक। प्रोस्टेट ग्रंथियाँ क्या करती हैं, जब शुक्राशय में शुक्राणु इकट्ठा होते हैं तो यहाँ से निकलने के क्रम में ये प्रोस्टेट ग्रंथि से कुछ ऐसे पदार्थ आकर इसमें मिल जाते हैं जिससे यह चिपचिपा हो जाता है, जिससे यह आसानी से इस नलिका द्वारा प्रवाहित हो सकता है, यानी उसको चलने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखिए, देखिए इससे हम यहाँ बना सकते हैं, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है और यहाँ से जो आपका आ रहा है ये क्या है, मूत्राशय, ठीक। यह भी प्रोस्टेट ग्रंथि का ही एक भाग है, यानी प्रोस्टेट ग्रंथियाँ हैं। उसके बाद जो मांसल संरचना होती है इसे कहते हैं शिश्न, और इसे कहते हैं मूत्र मार्ग।
ठीक है। शुक्राशय, ध्यान रखिएगा, शुक्राशय यहाँ पर है आपका। और उसके बाद जो प्रोस्टेट ग्रंथियाँ हैं, इन दोनों के कार्य, शुक्राशय में क्या होते हैं, शुक्राणु इकट्ठा होते हैं, और प्रोस्टेट ग्रंथियाँ क्या करती हैं, ऐसे पदार्थ का स्राव करती हैं जो शुक्राशय में मिलकर, यानी शुक्राशय से निकलने वाले शुक्राणुओं में मिलकर उन्हें तरल बना देते हैं, जिससे वह आसानी से गमन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इतने सारे इन नामों को याद रखना होगा, क्योंकि जब नाम याद होंगे तभी हम लिख पाएंगे बारी बारी सब के बारे में। तो ये चित्र बनाइए, उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर जो ये संरचना दिख रही है, इसका नाम है अधिवृषण। इन नामों को याद रखिएगा, अधिवृषण। और उसके बाद आपकी कुछ संरचनाएं यहाँ पर भी थोड़ा सा बना लीजिएगा ऐसे। चलिए देखिए, हमें यहाँ पर जितने भी नाम दिख रहे हैं, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। और पेपर में जब आएगा आपके कि मानव नर जनन तंत्र के सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर आएगा नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, चित्र बनाना होगा। उसके बाद वर्णन करने का मतलब है कि इनके बारे में हमें बारी बारी से लिखना होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने नर जनन तंत्र का परिभाषा लिखवा दिया है। अब आगे देखिए क्या लिखेंगे। हमें लिखना होगा पहले वृषण कोश के बारे में, वृषण कोश। ठीक, या फिर ऐसे लिखिए। उसके पहले शुरुआत करेंगे हम क्या कि शुक्राशय से, शुक्राणु से। शुक्राणु एक ऐसी कोशिका है जो मादा जनन कोशिका से निषेचन कर एक नए संतति को जन्म देता है। अब हमें बारी बारी से इनके बारे में लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हमें क्या लिखना है, वृषण कोश। ये हमारा शुक्राणु के बारे में हो गया। शुक्राणु क्या होता है वह पूछा जाए तब, या नर जनन कोशिका। ठीक है, वृषण कोश क्या है, ध्यान दीजिएगा। वृषण कोश एक ऐसा कोश है जहाँ पर क्या होता है, वृषण जो होता है वह सुरक्षित रहता है और यह तापमान देता है, जिससे हमारे शरीर के जो तापमान है उससे कम तापमान पर जो शुक्राणु है उनका निर्माण आसानी से हो सके। तो वृषण को शुक्राणु निर्माण के लिए अनुकूल तापमान प्रदान करता है। और वृषण के बारे में अब हम लिखेंगे। वृषण क्या होता है, यह शुक्राणु का निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे किसके बारे में, वृषण कोश हो गया, वृषण हो गया। अब हम लिखेंगे अधिवृषण। तो देखिए अधिवृषण क्या होता है, हम जितने हेडिंग लिख रहे हैं लिखते जाएंगे। पहला हमारा शुक्राणु था, दूसरा वृषण कोश था, तीसरा वृषण था, चौथा अधिवृषण। ध्यान दीजिएगा, यह क्या करता है,
यहाँ पर शुक्राणु वृषण से निर्माण के बाद यहाँ पर आकर इकट्ठा होते हैं और परिपक्व होते हैं। परिपक्व का मतलब होता है मेच्योर होते हैं। ठीक, यहाँ वृषण से निर्माण के बाद शुक्राणु एकत्र होते हैं तथा यहीं पर वह परिपक्व होते हैं। परिपक्व होते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? अधिवृषण हो गया, शुक्रवाहिनी। ध्यान दीजिएगा, शुक्रवाहिनी। यह कहाँ से? अधिवृषण से। अधिवृषण से शुक्राणुओं को कहाँ तक ले जाती है? शुक्राशय तक ले जाती है। शुक्राशय तक ले जाती है। ठीक है, आपने देखा शुक्राणु क्या होते हैं? शुक्राणु एक ऐसी कोशिका है जो मादा जनन कोशिका से मिलकर निषेचन कर एक नए संतति को जन्म देता है। वृषण कोश शुक्राणु के निर्माण के लिए अनुकूल तापमान प्रदान करता है। वृषण यह शुक्राणु का निर्माण करता है। अधिवृषण यहाँ वृषण से निर्माण के बाद शुक्राणु एकत्र होता है तथा यहीं पर परिपक्व भी होते हैं। शुक्रवाहिनियाँ क्या होती है? यह अधिवृषण से जुड़ी होती हैं और यह कहाँ से? शुक्राणुओं को शुक्राशय तक लेकर जाती हैं। ठीक, यहाँ पर लेकर जाती हैं, यहाँ से यहाँ तक लेकर जाती हैं जहाँ पर जाकर इकट्ठा होते हैं। ठीक, शुक्राशय में। अब हम लिखेंगे किसके बारे में कि हमारा मूत्राशय क्या है। उसके बाद हम आएंगे शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, फिर शिश्न और मूत्रमार्ग। ठीक है, इतना नोट कीजिए। हो गया, लिख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमें आगे देखना है मूत्रवाहिनियाँ क्या हैं जो मूत्र को मूत्राशय तक लेकर जाती हैं। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा, यह तो जनन तंत्र का भाग है नहीं, क्योंकि इसे हमने बनाया क्योंकि उसमें भाग में आता है। ठीक, तो हमें इसके बारे में नहीं लिखना है। मूत्राशय के बारे में भी हमें नहीं लिखना है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर भी पता है कि मूत्र इकट्ठा होता है। अब यहाँ से हम लिखेंगे किसके बारे में? शुक्राशय के बारे में, फिर प्रोस्टेट ग्रंथि, उसके बाद शिश्न, फिर मूत्रमार्ग। ठीक है, देखिए इसके बारे में लिखना है हमें शुक्राशय। ठीक है, हमने कितने नंबर तक लिखा था? 1 2 3 4 और ये 5वां है आपका। ठीक है, शुक्राशय क्या होते हैं? देखिए, शुक्राशय में शुक्राणु
एकत्रित होते हैं और यहीं से, या फिर ऐसे लिखे, शुक्राशय से पोषक प्रदान करते हैं या प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब है कि जो शुक्राणु होते हैं वह शुक्राशय में ही आकर एकत्रित होते हैं और उसी से अपने लिए, अपने विकास और वृद्धि के लिए क्या करते हैं, पोषक प्रदान करते हैं। कौन? शुक्राणु। ठीक है, प्राप्त करते हैं पोषक। ठीक, 6वां नंबर अब हमें क्या देखना है, शुक्राशय के बाद अब हमें देखना है शिश्न या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है? देखिए, यह कुछ ऐसे द्रव का निर्माण करती है जो किसमें, शुक्राणुओं में मिलकर उसे चिपचिपा या तरल बना देते हैं। यह ऐसे द्रव स्राव करती है, स्राव मतलब बहाती है, करती है जो शुक्राणु के साथ मिलकर उसे तरल बनाते हैं। तरल इसलिए बनाते हैं जिससे वह आगे के मार्गों में आसानी से जा सके। ठीक है, अब 7वां नंबर हमें क्या देखना है, शिश्न। शिश्न क्या होता है? शिश्न को लिंग भी बोलते हैं। ठीक, देखिएगा, यह क्या है, यह एक मांसल नुमा यानी मांसल नुमा मांस की बनी हुई संरचना होती है जो, यह एक मांसल नुमा संरचना होती है जो क्या करती है, नर जनन कोशिका का मतलब क्या है, यहाँ पर शुक्राणु, नर जनन कोशिका मतलब शुक्राणु को मादा जनन तंत्र तक, मादा जनन अंग तक पहुँचाने में मदद करती है, यानी इसी के माध्यम से नर जनन कोशिका जो है यानी शुक्राणु जो है वह मादा जनन तंत्र तक पहुँचते हैं। 8वां नंबर और लास्ट नंबर जो आपको इसके बारे में लिखना है, मूत्र मार्ग। यह क्या होता है, यह एक ऐसा मार्ग होता है या फिर एक ऐसा छिद्र होता है जिसके द्वारा क्या होते हैं, शुक्राणु और मूत्र दोनों बाहर निकलते हैं, जिसके द्वारा शुक्राणु और मूत्र बाहर निकलते हैं। यानी इन्हीं के द्वारा वो शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। ठीक, तो यह हो गया आपका नर जनन तंत्र। इतना लिखिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। हमने देखा बारी बारी से वृषण क्या होता है, वृषण कोश क्या होते हैं, अधिवृषण क्या होता है। ठीक है, एक बार हम फिर से बता देते हैं। देखिए, वृषण कोश तापमान निर्धारित करता है या फिर
अनुकूल तापमान देता है, जिसके कारण क्या होता है, वृषण क्या बना पाता है, शुक्राणु। अधिवृषण क्या होते हैं, यहाँ पर शुक्राणु एकत्रित होते हैं और उसके बाद वह परिपक्व होते हैं, यानी मैच्योर होते हैं। उसके बाद शुक्रवाहिनियाँ क्या करती हैं, इसको लेकर, किसको, शुक्राणु को लेकर शुक्राशय तक लेकर जाती हैं, जहाँ पर शुक्राणु एकत्रित होकर अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा कुछ द्रव आता है जो शुक्राणुओं में मिलकर क्या करता है, उन्हें तरल बनाता है, जिससे वो आगे के मार्ग में आसानी से जा सकें। शिश्न क्या होता है, शिश्न या लिंग इसे कहते हैं। यह एक मांसलनुमा संरचना होती है जो नर जनन कोशिका को, यानी शुक्राणु को मादा जनन कोशिका तक मिलाने में सहायता करती है। मूत्र मार्ग क्या होता है, इस मार्ग के द्वारा ही क्या होता है, जो आपका शुक्राणु है और मूत्र है वह दोनों बाहर निकलते हैं। ठीक, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय, इसके बारे में कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लिखना ही है तो लिख सकते हैं कि मूत्रवाहिनी क्या होती है, जो मूत्राशय तक किसको लेकर आती है, या फिर यहाँ पर जो है आपका ये भी मूत्रवाहिनियाँ ही एक तरह से है और मूत्र मार्ग यहाँ पर है। ठीक, ये लास्ट का जो होता है, तो इसे आप लिख सकते हैं मूत्रवाहिनियाँ क्या होती हैं, जो मूत्र को मूत्राशय तक लेकर जाती हैं, और मूत्राशय क्या होता है, जिसमें मूत्र एकत्रित होता है। ठीक, यह दोनों आप लिख सकते हैं इसके बारे में, लेकिन वह आपके नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसलिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको नर जनन तंत्र बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसके बाद वाले क्लास में हम मिलेंगे तो मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपके जो चैप्टर हैं आगे बढ़ाए जाएंगे, तो इसी क्रम में आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।